नहीं कर पा रहे थे। एस्क्रो अकाउंट में पहले से ही आइडेंटिफाइड होना चाहिए बेनिफिशियरी, जबकि इस मामले में बेनिफिशियरी 1 बाय 1 आइडेंटिफाई होंगे। उसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त एक ये है कि गाड़ी उनको अपनी स्क्रैप करानी पड़ेगी रजिस्टर्ड फैसिलिटी में। स्क्रैपिंग के बाद उसका सर्टिफिकेट जब वो लाएंगे तब ये दे होगा, और इसलिए वो एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से हो नहीं सका। तो 1 वर्ष के लिए सर बढ़ाने का निर्णय पहले हो गया है चीफ सेक्रेटरी साहब के स्तर से। अब ये अकाउंट चेंज करना था, ये नियमावली का मामला था, ये आज चेंज हुआ है। एक तो बात हो गया, बस और 4 व्हीलर जो भी व्हीकल्स हैं, उदाहरण के लिए मैजिक हो सकती है, जो विक्रम या इस तरह की गाड़ियों को हटा के लाएंगे वो छोटी गाड़ियां होंगी। अब तिपहिया को हटा के विक्रम या तिपहिया है या दूसरे ऑटो है जो डीजल से चलते हैं, उनके स्थान पे टैक्सी का भी नहीं, टैक्सी नहीं, केवल देहरादून में चलने वाले सिटी बस। इसको एक ना अलग से एक प्रेस नोट बना के भी आप जारी कर दीजिए इसको, ताकि सबके लिए सुविधा हो जाए इसमें। ठीक है। एक अगला मत भी ये परिवहन विभाग का मत था, ये उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, वो भी आप ही एक्सप्लेन करें। ये मोटर वाहन टैक्सेशन के अंतर्गत हम लोगों ने पहले से ही जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होती है, उनका टैक्स पूरी तरह से माफ कर रखा था। जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं, कारें, 2 व्हीलर, 100% इस पे रिबेट थी। पीछे ये देखने में आया कि कुछ राज्यों में जो हाइब्रिड किस्म की गाड़ियां आप लोगों को पता होगी, जो बैटरी से भी चल सकती हैं, मोटर से भी चल सकती हैं, और उनके अंदर पेट्रोल का इंजन भी होता है, ऐसी गाड़ियों को कुछ राज्यों में पूरी तरह की छूट दे दी गई। हमारे राज्य में इस तरह की छूट नहीं थी। तो गत वर्ष ये देखने में आया कि इस तरह की गाड़ियां हमारे राज्य में कम पंजीकृत हुई। ज्यादातर ये गाड़ियां हाई डिनोमिनेशन की हैं, 20 लाख से 30 लाख 35 लाख तक के बीच में। तो ये इस तरह की गाड़ियों पे 10% के हिसाब से 2.5-2 लाख से 3.5-4 लाख रुपए तक का टैक्स मिलता है। वो क्योंकि दूसरे राज्यों में माफ कर दिया गया था, तो रजिस्ट्रेशन हमारे राज्य से शिफ्ट करके दूसरे राज्यों में गया। तो ये निर्णय हुआ कि नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, इनको हम लोग भी माफ कर दें, टैक्स ये माफ किया गया है। इसके पीछे सर ये भी था कि जो जीएसटी होता है, जीएसटी इन पे आमतौर पर 28% है, कुछ गाड़ियों पे 43% तक है। तो जीएसटी का 50% स्टेट को मिलता है। तो अगर हमारा टैक्स माफ भी होता है तो जीएसटी के माध्यम से आने वाली आय से उसकी भरपाई हो जाएगी, बल्कि कुछ लाभ भी होगा राज्य को, और पोल्यूशन की दृष्टि से भी फायदा मिलेगा। नहीं, जीएसटी नहीं जीरो करेगी, जीएसटी तो कैसे होता है, टैक्स जो हमारा मोटर वाहन कर होता है वो सर ये पूरा माफ होगा। हाँ, ये 100% माफ होगा प्राइवेट गाड़ियों में। कई गाड़ियां तो हाइब्रिड वाली जैसे डीजल और इलेक्ट्रिक हुई या फिर पेट्रोल इलेक्ट्रिक हुई, तो इसमें कैसे करेंगे? ये हाइब्रिड का मतलब ही यही है कि वो फ्यूल से भी चल सकती हैं, पुराना जो परंपरागत इंजन है उसके माध्यम से भी, और बैटरी ऑपरेटेड भी हो सकती हैं। हाइब्रिड में कई प्रकार हैं, इसमें 4-5 श्रेणी है। उसमें एक श्रेणी हम लोगों ने सिलेक्ट की है। वो श्रेणी वो है कि जिसपे जो बैटरी से इंडिपेंडेंटली चल सकती है, और प्लग इन कहते हैं। प्लग इन का मतलब ये हुआ कि प्लग करके उसको चार्ज किया जा सकता है। और उदाहरण के लिए कोई गाड़ी ऐसी हो सकती है जो 100 किलोमीटर बैटरी से रेंज देगी और बाकी वो पेट्रोल से चलेगी। तो लोकल चलने में बैटरी ऑपरेटेड हो जाती है, या बैटरी उसको सपोर्ट करती है, मोटर उसको सपोर्ट करता है पेट्रोल इंजन को, तो उसका माइलेज बढ़ जाता है, पोल्यूशन कम हो जाता है। तो इस तरह की जो प्लग इन हाइब्रिड टाइप की है, या स्ट्रांग हाइब्रिड एक शब्द प्रयोग किया है भारत सरकार ने, उनको केवल छूट देंगे। बैटरी प्लस पेट्रोल, डीजल भी हो सकती है। अभी पेट्रोल ही आ रही है, लेकिन डीजल भी आ सकती है। ऐसी गाड़ियों में ही कर माफ किए जिससे कि पर्यावरण को हमें फायदा होगा उसको देने से। अगला मत ये हमारा कार्मिक विभाग का मत था। इसमें हमारे 2 तरह के पद हैं, जो उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही के पद हैं, और दूसरा जो है हमारा उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक के पद हैं। ये इस तरह के पद जो हैं और समकक्ष पद जो हैं अलग अलग विभागों में हैं। जैसे कि पुलिस आरक्षी में अगर हम कांस्टेबल पद की बात करें तो पुलिस आरक्षी है, अग्निशमन विभाग में है, बंदी रक्षक में है, वन आरक्षी है, आबकारी सिपाही है, प्रवर्तन सिपाही है, सचिवालय रक्षक है। ये सब कांस्टेबल लेवल के पद हैं और वर्दीधारी हैं। अभी तक इनकी व्यवस्था ये थी कि इनके सभी के एग्जाम अलग अलग होते थे। तो इससे हमारे जो परीक्षार्थी थे उनको भी समस्या आती थी कि उनको हर एग्जाम अलग अलग देना पड़ता था, और आयोग को भी समस्या आती थी कि उनके लिए हर बार अलग अलग एग्जाम उनको कराने पड़ते थे, और काफी खर्चे वाली स्थिति थी। तो दोनों की सुविधा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा कि इनके सबके एग्जाम एक साथ कराए जाएंगे, और जो भी लाभार्थी अपनी मेरिट के आधार पर जो वरीयता देंगे उस आधार पर उनके जो विभाग है उनका आवंटन किया जाएगा। इसी तरह से जो हमारे सब इंस्पेक्टर लेवल के पद हैं, जैसे कि पुलिस के उप निरीक्षक हैं, और नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर हैं, होमगार्ड्स के प्लाटून कमांडर हैं, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हैं, उप कारापाल हैं, वन दरोगा हैं, आबकारी उप निरीक्षक हैं,
क्षेत्रीय युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल के अधिकारी हैं जो वर्दीधारी सेवा में सब इंस्पेक्टर लेवल के पद हैं। उनकी परीक्षाएं भी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक साथ कराए जाने का निर्णय लिया। परीक्षा एक होगी। जो नियमावलियां सेवा नियमावलियां लागू होंगी वो संबंधित विभाग की लागू होंगी। जो रिटर्न परीक्षा होगी वो सबकी एक साथ हो जाएगी। परीक्षा कौन कराएगा? ये परीक्षा ये परीक्षा ये जो हमारा अधीनस्थ चयन आयोग, ऑप्शन भी बढ़ सकते हैं क्या? जैसे अगर अलग-अलग पद हैं तो उसमें ऑप्शन बढ़ सकते हैं कि जैसे आपका नहीं, जैसे एग्जाम होगा आपका रिटर्न एग्जाम मान लीजिए कॉमन होगा, उसके बाद उनके फिजिकल एग्जाम होंगे, उसके आधार पे एक मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पे मतलब हर व्यक्ति जो भी मेरिट में चयनित होगा वो अपने ऑप्शंस भरेगा कि अगर मैं पहले ये चाहता हूं या ये चाहता हूं, अगर वो मेरिट के हिसाब से वो पद खाली है उसका तो उसको मिल जाएगा। जैसे कि हमारे नॉर्मल सिविल सेवा में जो परीक्षा होती है हमारी पीसीएस पीपीएस की, उसी तरह से होगा। अगला मत ये भी कार्मिक विभाग का मत था। इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो इनका ढांचा पूर्व में बना था उसमें 62 पद थे और आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा यह अनुमति दी गई कि 15 नए पद इसमें सृजित किए जाएं, जिसमें एक नियमित पद होगा और 14 आउटसोर्स के पद होंगे। पहले 62 थे जी। इसके अलावा एक भारतीय न्याय ये गृह विभाग का मत है। भारतीय न्याय संहिता में ये व्यवस्था दी गई है कि जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है इसके जो विभागाध्यक्ष इसके जो हेड होते हैं उनको विभागाध्यक्ष घोषित किया जाएगा। आज तक ये व्यवस्था थी कि ये जो हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है ये पुलिस मुख्यालय के अधीन आता है। अब ये एक अलग विभाग हो जाएगा, यानी कि जो इनके निदेशक हैं वो विभागाध्यक्ष की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इस पर भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अलावा अगला मत ये भी गृह विभाग का मत था। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का जो वर्तमान ढांचा है उसमें पूर्व में 47 पद सृजित किए गए थे और अब इसमें आज 12 नए पद सृजित करने का माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। पूर्व में 47 पद थे, आज 12 नए पद सृजित करने पे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। ये बात देख के बता देंगे। 7 पद नियमित हैं और 5 पद आउटसोर्स हैं। इसके अलावा ये पर्यटन विभाग के 4 मत थे। ये 4 योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की, जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति दी गई। जैसा कि आप विदित ही हैं कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अनुसार जो बद्रीनाथ का विकास का कार्य चल रहा है उसमें मास्टर प्लान में ये व्यवस्था थी कि हम कुछ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स या आइकॉनिक कलाकृतियां वहां पे बनाएं। उसमें आज 4 योजनाओं को सीएसआर के माध्यम से, मतलब प्राथमिकता सीएसआर के माध्यम से कराने की होगी और यदि सीएसआर की व्यवस्था नहीं हो पाती तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। उसमें पहला कार्य जो है ये शेष नेत्र लोटस वॉल का है। एक शेष नेत्र लोटस वॉल बनाई जाएगी, यानी कि जो विष्णु भगवान से संबंधित जो आइकन्स हैं उनको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। ये पहला है शेष नेत्र लोटस वॉल, जो हमारा बद्रीनाथ का एक लेक फ्रंट बन रहा है वहां पे इसको बनाए जाने की आज सहमति दी गई। दूसरा जो कार्य है वो सुदर्शन चौक कलाकृति है। ये अराइवल प्लाजा जो बद्रीनाथ में बन रहा है वहां पे इसके निर्माण की, इस योजना की आज सहमति सुदर्शन चौक कलाकृति ये बद्रीनाथ अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में इसको बनाया जाएगा। तीसरा है ट्री एंड रिवर स्कल्पचर। ये बद्री नारायण चौक पे इसको बनाने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। ट्री एंड रिवर स्कल्पचर और चौथा है आर्ट। ये बद्री नारायण चौक पे बनेगा और चौथा है एक सुदर्शन चक्र का स्कल्पचर बनेगा जो भी अराइवल प्लाजा बद्रीनाथ में बनेगा। नहीं, वो आपका सुदर्शन चौक पे था, वो आर्ट वर्क और सुदर्शन चौक। ये मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, 1-1.5 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट हैं ये। इनको प्राथमिकता सीएसआर मद से कराई जाने की और अदरवाइज इसको स्टेट गवर्नमेंट के फंड से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड से बनेगा। ये आखिरी मत जो है ये हमारा वित्त विभाग का मत था। जैसे कि आपको पहले से पता है कि जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें
यदि कोई व्यक्ति उनकी पुरानी सेवा है तो पुरानी सेवा को जोड़ते हुए